कंडीशन बता रहा हूं, दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो नेशनल इनकम में लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। पहला कंडीशन आप चेक करिए, क्या रियल सेंस में कोई नई गुड्स या सर्विसेज क्रिएट हुई, कोई न्यू गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई क्या रियल सेंस में, पहला चेक। अगर यस है आंसर तो दूसरे वाले पे जाइए, क्या जो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई है उसका आप वैल्यू लगा सकते हैं क्या, उसको मनी वैल्यू लगा सकते हैं क्या, क्योंकि देखो जब तक गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई, अगर आपका आंसर है हां तो आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे, क्या उसकी मनी वैल्यू, उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, आंसर है हां। अगर दोनों का ही आंसर हां है तो आप नेशनल इनकम में लेंगे, अगर किसी एक का भी आंसर ना है तो आप नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। जैसा हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ना नेशनल इनकम को हम 3 मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड से करिए, इनकम मेथड से करिए, या एक्सपेंडिचर मेथड से करिए, वैल्यू सेम आती है। ये हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले में हमने देखा था कि क्यों बराबर आती है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, अगर समझना है नाम से ही पता चलता है। वैल्यू एडेड मेथड मतलब एक मेथड, एक प्रोसेस है जिसमें हम सिर्फ वैल्यू एडेड ले रहे हैं। क्या कहने का मतलब है, इकोनॉमी में जितने भी इंटरप्राइजेस हैं, मतलब जितने भी फर्म बिजनेस ये सारा हैं, सब कोई ना कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट कर रहे हैं, फिर आगे किसी को बेचते हैं, फिर आगे करके जब तक कोई गुड्स फाइनल स्टेज पे नहीं जाता, फाइनल स्टेज पे नहीं जाता, तब तक हर जो एंटरप्राइजेस है वो क्या करता है, वैल्यू ऐड करते रहता है ना। तो आप हर स्टेज का वैल्यू जब ऐड लेते हैं तो आपका पूरे इकोनॉमी पे जो वैल्यू एडेड आएगा वो ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस में क्यों आएगा, मार्केट प्राइस पे क्यों आएगा, ये मैंने जो है आपका जीडीपी वाले टॉपिक में डिस्कस किया कि एक ग्रॉस में रहेगा, मतलब इसमें डिप्रिसिएशन का भी अमाउंट क्लियर होगा, मार्केट प्राइस में आएगा क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन जो है आपके मार्केट में हो रहे हैं। और बाकी डिटेल में जानना है तो जीडीपी का एक वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा। तो आप सब ऐड कर देते हैं, तो आप क्या करते हैं, सारे स्टेज का वैल्यू एडेड ऐड कर देते हैं। वैल्यू एडेड आधा क्या है, टोटल आउटपुट किसी फर्म ने प्रोड्यूस किया। मान लो कोई फर्म है, वो उसने 100 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस किया और उसने उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए 50 रुपए का इनपुट लिया था। तो 100 रुपया जो प्रोड्यूस किया उसमें 50 रुपया तो उसने इनपुट किसी और का था, उसको माइनस कर देंगे तो उसने वैल्यू कितना ऐड किया, 50 रुपीज का वैल्यू ऐड किया। तो 100 माइनस 50 रुपीज का वैल्यू ऐड किया, तो इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। ऐसे सारे एंटरप्राइज का हम ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो अब इसको क्यों करते हैं, आप वैल्यू एडेड मेथड से ही क्या बोलते हैं, क्यों निकालते हैं। या तो आप देखें जीडीपी वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जीडीपी की डेफिनेशन में ही है, जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट प्राइस ऑफ या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या रहा, ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आप क्यों लेते हैं या वैल्यू एडेड मेथड से क्यों लेते हैं, सो एज टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए या ओवर एस्टिमेशन को अवॉइड करने के लिए। चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कैसे डबल काउंटिंग हो जाएगी। मान लीजिए जो बुक आप पढ़ रहे हैं, जिस बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो बुक जो है डायरेक्टली तो आपके पास आई नहीं होगी। सबसे पहले तो उस बुक के लिए पेपर बना होगा। तो मान लो एक वुड कटर ने, जिस भी लकड़ी से बन रहा है, मान लो वुड मेकर ने क्या बोलते हैं उसको, मान लो 50 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया, मतलब लकड़ी बना, जिस लकड़ी से पेपर बनेगा उस लकड़ी को जंगल वंगल कहीं से भी लेके आया, अरेंज किया, वो 50 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया। मान के चलते उसका इनपुट कुछ नहीं है, नहीं तो फिर पीछे चलते चले जाएंगे, है ना। 50 रुपए का आउटपुट किया, इनपुट 0 है, तो आपका उसका वैल्यू एडेड कितना आया, 50 रुपीज का आया। अब उस पेपर, उसी क्या बोलते हैं पेड़ से, ट्री से, या क्या बोलते हैं उससे, प्लांट से आप क्या करेंगे, पेपर बनाएंगे। तो पेपर जो मिल है या पेपर जो बनाएगा, वो पेपर बनाएगा, तो मान लीजिए 50 रुपए का इनपुट तो उसने वुड का ले लिया। अब उससे क्या करेगा, वो पेपर बनाएगा। मान लीजिए 100 रुपए का पेपर बना दिया, उसका आउटपुट कितना आ गया, 100 रुपीज का, और इनपुट कितना था, 50 का, तो वैल्यू एडेड कितना आ गया, 50। अब यही पेपर जो है मान लीजिए जाएगा किसके पास, प्रिंटिंग हाउस के पास, जो है ना, उसको प्रिंट करेगा। तो प्रिंट किया, मान लो प्रिंट करके उसकी वैल्यू, क्योंकि प्रिंट किया तो उसकी वैल्यू बढ़ गई ना, वो कागज नहीं रहेगी, अब तो प्रिंटेड जो है पेज हो गई। तो प्रिंटेड पेज हो, उसकी वैल्यू मान लो 200 होगी, और 100 रुपए का तो उसने पेपर इनपुट लिया था, उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 100 का वैल्यू ऐड किया। उसके बाद वही फिर पब्लिशर जो है सबको, मतलब उस पेपर को कलेक्ट करके बाइंडिंग करेगा, कलेक्ट करेगा, उसका मार्केटिंग वगैरह करके मार्केट में सेल करेगा, मार्केट में लेके जाएगा। तो मान लीजिए उसका जो फाइनल आउटपुट है, बुक का जो प्राइस है वो 350 रुपीज का है, तो उसने 200 रुपए का तो इनपुट लिया था उससे पीछे, तो उसका कितना वैल्यू ऐड किया, 150 का। अब एक चीज समझिए कि या अगर आप मान लीजिए हर स्टेज पे आउटपुट लेते जाते हैं, मान लो जो लकड़ी जिसने बेचा उसका भी आउटपुट ले लिया, जिसने पेपर बनाया उसका भी आउटपुट ले लिया, जिसने जो है प्रिंटिंग की उसका भी आउटपुट ले लिया, पब्लिशर का, हर किसी का अगर आउटपुट ले लिए, तो अब ध्यान में रखें ना, वो लकड़ी जो था वो सारे स्टेज पे काउंट हो गया, क्योंकि उसी वही लकड़ी एज इंटरमीडिएट वाला था ना, सारे स्टेज पे काउंट हो रहा है। आपका पेपर हर स्टेज पे काउंट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, आपका मोर देन एक बार से ज्यादा जो है काउंटिंग हो रही है। तो डबल काउंटिंग, ट्रिपल काउंटिंग, जिसको हम सिर्फ डबल काउंटिंग टेक्निकली बोलते हैं, डबल काउंटिंग हो रही है। और इससे क्या होगा, आपका जीडीपी लगेगा। सोचो हर किसी का आउटपुट आप जोड़ते चले गए, तो मान लो 50 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 350, तो अगर आप जोड़ेंगे तो 350 प्लस 50 400
600 और 700, टोटल जो आपका आउटपुट आएगा 700 का। ऐसे लगा इकोनॉमी ने 700 का आउटपुट प्रोड्यूस की है, लेकिन क्या इतने की हुई है क्या? नहीं। अब वैल्यू एडेड वाला कॉलम देखिए, पहले स्टेज पे 50, फिर आपका 50 100 हो गया, फिर 100 200 और फिर 150, कितना होगा आपका टोटल 350 का जो है आपने प्रोडक्शन किया। और आप देखिए फाइनल गुड्स जो आपका पब्लिशर है उसका फाइनल बुक का प्राइस क्या है? 350। तो अब देखो फाइनल गुड्स आप लीजिए तो भी 350 या वैल्यू एडेड का टोटल लीजिए 350, दोनों बराबर आता है। इसी के लिए बोलते हैं या तो हम वैल्यू एडेड मेथड से लेते हैं या तो आपका क्या बोलते हैं सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड वाले में हर स्टेज पे जो वैल्यू एड है उसको ले लिया। क्यों लिया? सो एज टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग, है ना। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड से, ये हम अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे डिटरमाइन करते हैं नेशनल इनकम। फिलहाल अब जो अगला हमारा समझना वो है प्रिकॉशंस, कि आपको कैलकुलेट करने से पहले ये तो जानना होगा ना कि आपको क्या कौन कौन से आइटम्स या कौन कौन से ट्रांजेक्शंस जीडीपी में नहीं लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, लेने हैं वो तो ठीक है, कौन कौन से नहीं लेने हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो अब जो कुछ आइटम जो एक्सक्लूडेड होता है जीडीपी से, तो मैं सिर्फ वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं अभी दो बातें बताऊंगा आपका जो है टेस्ट करने के लिए कि ये दोनों चेक करिए, ये आपका इनकम मेथड, आपका एक्सपेंडिचर मेथड या वैल्यू एड मेथड, सबके फिर प्रिकॉशंस आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये प्रिकॉशन ये लेना है ये नहीं लेना है। क्योंकि आप किसी ने मतलब अगर उसको हम लॉजिकली एक्सक्लूड किए हैं कि इसको जीडीपी में नहीं लेंगे, नेशनल इनकम में नहीं लेंगे, तो उसका कोई लॉजिक होगा ना। उस लॉजिक को अगर आप समझ गए तो फिर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, किसी भी मेथड में प्रिकॉशंस को याद रखने की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत पड़ेगी ना। तो आपको दो स्टेप पे चेक करनी है। दो कंडीशन बता रहा हूं, दोनों ही कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो नेशनल इनकम में लेनी है, नहीं तो नहीं लेनी है। पहला कंडीशन आप चेक करिए, क्या रियल सेंस में कोई नई गुड्स या सर्विसेज क्रिएट हुई, कोई न्यू गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई क्या रियल सेंस में? पहला चेक। अगर यस है आंसर तो दूसरे वाले पे जाइए, क्या जो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई है उसका आप वैल्यू लगा सकते हैं क्या? उसको मनी वैल्यू लगा सकते हैं क्या? क्योंकि देखो जब तक मनी मैनेजमेंट नहीं कर सकते ना, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में नहीं आता, उसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी, तभी जो है आप उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लेंगे। अगर उसकी मनी वैल्यू नहीं है, उसको ट्रेड नहीं किया जा रहा है, उसको एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है किसी कंसिडरेशन कारण, क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का मतलब ही होता है कि एक तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो, दूसरा क्या है उसको किसी न किसी कंसिडरेशन के कारण जो है, कंसिडरेशन जो है इन कैश हो सकता है, इन काइंड हो सकता है, जो एक्सचेंज होता है, पैसे देके लेते हैं या बार्टर एक्सचेंज के थ्रू लेते हैं, तो ये जो है आपका होना चाहिए, तभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगी। तो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पढ़ते हैं। तो पहला गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई, अगर आपका आंसर है हाँ तो आप सेकंड स्टेज पे जाएंगे, क्या उसकी मनी वैल्यू, उसकी वैल्यू लगा सकते हैं? आंसर है हाँ। अगर दोनों का ही आंसर हाँ है तो आप नेशनल इनकम में लेंगे, अगर किसी एक का भी आंसर ना है तो आप नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। जैसा क्या गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई, आप बोलेंगे हाँ, क्या बोलते हैं क्या उसकी वैल्यू लगा सकते हैं, आप बोलेंगे नहीं, तो आप उसको नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। या तो मैं बोलूंगा कोई नई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई क्या, आप बोलेंगे नहीं, और तो सेकंड स्टेप चेक ही नहीं करना। जब पहला ही नहीं हो गया, ना हो गया, नो हो गया, तो अगले स्टेप पे नहीं चेक करना है। दोनों ही अगर आंसर यस है, दोनों ही का आंसर यस है तो आप नेशनल इनकम में लेंगे। एग्जांपल से समझते हैं, है ना। आपकी जो है मान लीजिए मम्मी है, हर किसी की मम्मी है ना, वो मम्मी जो है बहुत प्यार से खाना बनाती है ना। तो मम्मी जो खाना बनाती है तो उन्होंने सर्विस तो क्रिएट किया, उन्होंने अपनी सर्विस दी, खाना मतलब जो है क्या बोलते हैं डोमेस्टिक सर्विस है एक तरह की, उन्होंने क्रिएट किया। लेकिन क्या मम्मी के प्यार का, मम्मी के स्नेह का और मम्मी के उस क्या बोलते हैं जो हमारे लिए करती है, क्या उसका हम वैल्यू लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते ना। इसी के लिए हाउस वाइफ का जो इनकम है, हाउस वाइफ की जो सर्विसेज है, उसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। इसी के लिए जीडीपी एंड वेलफेयर वाला जब टॉपिक आप पढ़ते हैं तो हम क्वेश्चन करते हैं क्या जीडीपी सही वेलफेयर को दिखाता है? क्योंकि मम्मी का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो जीडीपी में आया ही नहीं, तो क्या वो ट्रू वेलफेयर को दिखाता है? क्वेश्चन अराइज होता है ना। तो आपका जो है देखो गुड्स सर्विसेज क्रिएट हुई लेकिन उसकी वैल्यू नहीं लगा सकते, नहीं आएगा। मान लीजिए आपका घर का जो है पंखा खराब हो गया, ठीक है, अब पंखा खराब हो गया, आपको ठीक करने आती है, आपने ठीक कर दी, आपने सर्विस तो क्रिएट की, लेकिन क्या उसकी वैल्यू लगा सकते? कितने रुपए का आपने पंखा ठीक किया? नहीं वैल्यू लगा सकते हैं ना, क्योंकि वो काम आप नहीं करते। उस वाले केस में क्या है, आपको नहीं वैल्यू लगा सकते हैं, तो आपका वो दूसरा आंसर नो हो गया, वो जीडीपी में नहीं आएगा। इसी के लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई सर्विस क्रिएट हुआ, एनी सर्विसेज क्रिएटेड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन, वो आपका जीडीपी में नहीं आता है, क्योंकि उसकी मनी वैल्यू लगाना, उसकी वैल्यू लगाना जो है बड़ा मुश्किल है। अब मान लीजिए कि आपने वही मान लीजिए कि आपके बैकयार्ड में स्पेस है और आपने मान लीजिए कि क्या बोलते हैं टमाटर उगा लिया, या आपने जो है मान लो क्या बोलते हैं बनाना का क्या बोलते हैं कुछ ट्री लगा लिया और बनाना उपजाया। अब ये क्या है, गुड्स है,
इसको आपने नया गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, हाँ हुआ, क्या इसकी वैल्यू लगा सकते हैं क्या? बोले हाँ लगाई जा सकती है। क्यों लगाई जा सकती है? क्योंकि उसी केले का, उसी क्वालिटी केले का मार्केट में क्या प्राइस है, उससे आप उसका वैल्यू इंप्यूट करके, जिसको इंप्यूटेड बोल दिए, उससे जो वैल्यू लगा के लगा सकते हैं। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई गुड्स आपने क्रिएट किया है, प्रोड्यूस किया है, वो आएगा जीडीपी में, क्योंकि आपका गुड्स तो क्रिएट हुआ ही। पहला आंसर तो यह है, हाँ है ही। उसकी वैल्यू भी लगा सकते हैं, मार्केट से उसकी वैल्यू लेके इसको इंप्यूटेड वैल्यू बोलते हैं, है ना, उसको लगा सकते हैं। तो सेल्फ कंजम्पशन का गुड्स आएगा नेशनल इनकम में, सर्विसेज नहीं आएगा। अच्छा, अब जो है बहुत बार आप खुद का जो घर है उसको, मान ले सपोज कि मैं टीचर हूं, मैं अपने घर में ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूं। अब घर में ही ट्यूशन पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद का जो घर है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस उसको बोलेंगे, उसको यूज कर रहा हूं। तो क्या इसको नेशनल इनकम में लूंगा या नहीं लूंगा? तो लेंगे, क्योंकि देखो रूम तो एक रेंटल सर्विस तो क्रिएट हुआ है ना, लेकिन क्या बोलते हैं उसकी वैल्यू लगाई जा सकती है क्या? हाँ लगाई जा सकती है। उतने ही स्पेस का अगल बगल में किस रेट पे जो है रेंट पे चढ़ता है उसको इंप्यूटेड वैल्यू लगा के लगा सकते हैं। तो इसको आप ले सकते हैं। अच्छा, अब जो है मान लीजिए कि कोई सेकंड हैंड गुड्स है, मान लीजिए कि ये कैमरा है, ये कैमरा मैंने परचेज किया था पिछले साल, ठीक है, और अब मैं इस साल आपको सेल कर दे रहा हूं। तो क्या ये नेशनल इनकम में आएगा क्या? सेकंड हैंड गुड्स है। तो आप सोचिए कि क्या कोई नया गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुआ? आप बोलेंगे नहीं, ये तो सेकंड हैंड कैमरा है, ये तो पिछले साल बना था, और पिछले साल के जीडीपी या नेशनल इनकम में ऑलरेडी आ चुका है ना, आपका पहले ही आ चुका है, नया कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं हुआ। अगले स्टेज पे जाएंगे ही नहीं जाएंगे कि मनी वैल्यू मिला या किया जा सकता है, क्योंकि देखो मैं बेच रहा हूं तो वैल्यू तो लगा रहा हूं, लेकिन पहला ही क्वेश्चन ना है कि कोई नया गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं हुआ, इसको नेशनल इनकम में नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो सोचो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना, पिछले साल भी आपने इसका काउंट कर लिया, इस साल भी काउंट। लेकिन मान लीजिए यही कैमरा मैं डायरेक्टली ना बेच के किसी मीडिएटर के थ्रू बेचूं, जैसे बहुत सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जैसे कैसीफाई वगैरह जो मोबाइल वगैरह सेल करवाते हैं। मान लो किसी मीडिएटर के थ्रू मैं सेल करूँ आपको, देखो नया गुड्स तो क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि ये कैमरा पुराना था, इसको तो हमने नेशनल इनकम में नहीं लेना, ये क्लियर हो गया। लेकिन जो बीच में मीडिएटर है उसने एक सर्विस क्रिएट की कि नहीं, सेल्फ परचेज की सर्विस क्रिएट की कि नहीं। जैसे आप रूम वगैरह रेंट पे लेते हैं, घर परचेज करते हैं, तो जो प्रॉपर्टी डीलर है ऑल्दो क्या बोलते हैं वो सर्विस क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बीच में एज ए मीडिएटर काम कर रहा है। तो ऐसे ही जो आपका ये कैमरा जो बिकवा रहा है उसने सर्विस तो क्रिएट की। पहला आंसर यस, नया सर्विस क्रिएट हुआ। क्या इसकी वैल्यू लगा सकते हैं क्या? हाँ लगा रहे हैं ना, वो सामने वाला बोल रहा है ना मैं इतना पैसा लूंगा, तो उसकी वैल्यू तो लग गई। दोनों ही आंसर है यस। तो जो कमीशन है, ऑल्दो ये कैमरा सेकंड हैंड गुड्स, कैमरा मतलब कोई भी सेकंड हैंड गुड्स सेल एंड परचेज करते हैं वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज क्रिएट हुई उस पर अगर आपने कोई कमीशन, ब्रोकरेज या कुछ इस तरह की चीजें, कोई भी फीस वगैरह पे की है, वो आपका नेशनल इनकम में आ जाएगा, क्योंकि नया सर्विस क्रिएट हुआ और उसकी मनी वैल्यू भी है। ठीक है, अब जो है आपका मान लो शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इस सब का जो है जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसका जब आप सेल एंड परचेज करते हैं, नया हो सकता है पुराना हो सकता है। जैसे मान लो किसी के पास ऑलरेडी शेयर्स है, शेयर ट्रांसफर हुआ, किसी से शेयर परचेज किया, या आईपीओ इश्यू हुआ पहली बार में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, डायरेक्टली अपने परचेज किया, न्यू शेयर खरीदिए, ओल्ड शेयर करिए, शेयर डिबेंचर्स या बॉन्ड की बात करिए, ये लेंगे कि नहीं लेंगे। तो फिर से वही क्वेश्चन, क्या कोई नया गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुआ? तो देखो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ना कोई गुड्स है ना कोई ऐसा सर्विस, वो एक पेपर है ना, एक सर्टिफिकेट है। शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स का एक सर्टिफिकेट है, वो भी आपका डिजिटल फॉर्म में होता है ना। तो आपका कोई गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट नहीं हुआ, पहला ही आंसर नो है, तो दूसरा चेक ही नहीं करना, और तो आप उसकी वैल्यू पे करते हैं, लेकिन पहला ही आंसर नो है, सेकंड वाले स्टेज पे जाएंगे ही नहीं, तो क्या बोलते हैं आपका ये नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अब आपको ना एक ऐसा क्या बोलते हैं आइटम है, एक ऐसा ट्रांजेक्शन है जो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट भी हो रही है, उसकी मनी वैल्यू भी लगाते हैं, लेकिन वो जीडीपी में या नेशनल इनकम में नहीं आएगा। अच्छा, जीडीपी और नेशनल इनकम में या करके बोल रहा हूँ, मतलब और करके बोल रहा हूँ, इसमें ये नहीं कि दोनों सेम है, दोनों अलग है। मैंने जीडीपी पे अलग वीडियो बनाई है, और नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम है ना, उसमें मैंने नेशनल इनकम के बारे में बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों अलग चीज है ना। तो वो आपको कमेंट में बतानी है ऐसा कौन सा आइटम है जो क्या बोलते हैं आपका ऑल्दो गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हो रही है, मनी वैल्यू भी लगा सकते हैं, फिर भी उसको नेशनल इनकम में नहीं लेंगे या जीडीपी में नहीं लेंगे, उसको कमेंट में बताइए। और अगर आप नहीं जानते तो वो भी बताइए कमेंट में, क्या बोलते हैं आप नहीं जानते हैं, मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई दूंगा। और एक और आइटम है जिसको आप जीडीपी में लेते हैं, जैसे चेंज इन स्टॉक है। चेंजिंग स्टॉक मतलब कि स्टॉक चेंज हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब कि पहले से आपका 100 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, अब सेल परचेज करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है 150 का बचा हुआ है, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, मतलब 50 रुपीज एडिशन आया, 100 में वो 100 था, अब जो है आपका स्टॉक जो है अपने 50 का ऐड कर दिया, इसका मतलब क्या है, ये एडिशन ऑफ स्टॉक है।
तो ये आपने किया मतलब नया गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुई ना, और जो स्टॉक किए हैं वो तो उसकी वैल्यू तो लगाते ही है ना, तो वो जो है आपका जीडीपी में आएगा। ऐसे निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो चेंज इन स्टॉक को भी जो है आप इसमें इंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ आपका लिस्ट था। ऐसा कोई भी आए ना, सिंपल बस आपको यही ध्यान में रखना है, क्या नया गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट हुआ, क्या उसकी मनी वैल्यू लगाई जा सकती है, दोनों का आंसर यस है तो आप जीडीपी में लेंगे, नेशनल इनकम में लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अच्छा, जीडीपी नेशनल इनकम, जीडीपी से ही नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए मैं जीडीपी नेशनल इनकम साथ के साथ बोल रहा हूं, है ना। जीडीपी बैकबोन है, तो बिना जीडीपी को समझे नेशनल इनकम को नहीं समझ सकते। इसके लिए प्लीज आप जीडीपी वाला जो है वीडियो है उसको आप जाके जरूर देखिए, ठीक है। तो आपका ये बेसिकली था प्रिकॉशन क्या ध्यान रखना, और यही लॉजिक आप इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में भी लगा सकते हैं। हम जीडीपी और नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में देखते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आएगा आप तक पहुंचे, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। अगर आपका कोई रिकमेंडेशन है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर जैसे मैं ही वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कोई चीज़ कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर दिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।